जब वक्त बुरा हो तो साया भी बुरा लगता है, हर शख्स हमें हमसे जुदा लगता है। सब्ज पत्तों पर चमकती शबनम ने कहा, रात ढल जाए तो हर रंग नया लगता है। राजस्थान की सियासत में क्या रात ढलने वाली है? आखिर क्यों कुछ लोगों को अपना साया बुरा लगने लगा है? क्या वक्त बुरा चल रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, काफी पहले से हमारी तैयारी है। आज चर्चा करेंगे कि चल क्या रहा है, किस तरह से कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, तैयारियां धीरे धीरे जारी है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर कौन सा बम फोड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने राजस्थान को लेकर क्या वाकई लोकसभा चुनाव में कुछ टिकट कांग्रेस के बिके भी थे? पता नहीं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि एसआईआर की रैली को लेकर कितनी गंभीरता से गोविंद सिंह डोटासरा तैयारी कर रहे हैं, और नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया भगत सिंह के गांव जाकर अपनी भगत सिंह सेना की पार्टी के गठन का। हनुमान बेनीवाल ने देश भर में बवाल मचा दिया और सरकार को घुटने पर ला दिया। और चर्चा इस पर भी करेंगे, हाय रे अशोक गहलोत सरकार, किस तरह से पढ़ने वालों के खून पसीने को बर्बाद किया है पेपर लीक के जरिए। आज चर्चा उस पर भी करेंगे। मगर अखबार की सुर्खियां देखिए, जल जीवन मिशन घोटाला, सीनियर आईएएस सहित 18 के खिलाफ जांच करेगी एंटी करप्शन ब्यूरो, बेल पर निकल कर आए हैं गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी। पूरे राजस्थान में घूम आइए, जगह जगह फर्जीवाड़ा करके जल जीवन मिशन को बर्बाद कर डाला। और ये पिछले 25 सालों में एक ऐसे मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, जो अपने कार्यकाल के 2 सालों में सबसे ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है। ये पहले भी इनका नाम आ चुका था, सुबोध अग्रवाल का, और मैंने इसी बुलेटिन में कहा था कि सुबोध अग्रवाल पर कोई हाथ क्यों नहीं डाल रहा है। मगर आखिरकार भजनलाल शर्मा ने हिम्मत की है और ये जांच का दायरा बढ़ने वाला है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता भी इसमें आएंगे जो अपने इलाकों में इन अधिकारियों के साथ मिली भगत कर लूट का तमाशा कर रहे थे। 5 सालों में अशोक गहलोत सरकार में कोई योजना नहीं बनी जिसमें लूट का तांडव नहीं हुआ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके गुजरात से लाया गया है, 25 लाख में प्रिंटिंग प्रेस से ही वो पेपर ले आया था। मैंने बार बार कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में भी प्रिंटिंग प्रेस से क्या पेपर लाए गए थे। सरस्वती प्रेस को लेकर जो सवाल उस समय उठे थे, सुभाष गर्ग जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे तब भी प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला उठा था, उन्हें मंत्री बना दिया अशोक गहलोत सरकार ने। तब भी यह सवाल उठा था कि रीट परीक्षा जो हुई थी उसमें क्या प्रिंटिंग प्रेस से जो ट्रक पलटा था उसमें केवल ड्राइवर मरा और कोई नहीं मरा। ताला ऐसा मजबूत था कि पेपर कहीं बिखरा ही नहीं और एफआईआर हुई नहीं, जबकि जयपुर के पास ट्रक पलटा था और यह पेपर सीकर जा रहा था। अब यह जांच भजनलाल शर्मा कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितना संसाधन देते हैं, मगर यह अशोक गहलोत सरकार के चेहरे पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जो जब जब ये सोचेंगे अपनी वापसी के लिए, राजस्थान के युवा कांप उठेंगे कि फिर से आ गए तो क्या होगा। वनपाल भर्ती परीक्षा 2022
25 लाख में प्रिंटिंग प्रेस से खरीदा पेपर, 1.5 करोड़ में कई गिरोहों को बेचा। बताइए टीचर बनने की क्या जरूरत है जब 1.5 करोड़ में पेपर बेच डाला। और ये सुरेश ढाका कहां भगाया गया और किस तरह से भागकर वो रह रहा है, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। क्या एसओजी से वीके सिंह को नहीं हटाना चाहिए था? देखिए जिस तरह से विशाल बंसल काम कर रहे हैं और आते ही जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किए हैं, मुझे लग रहा है कि विशाल बंसल भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो दोबारा परीक्षाएं होती थी अशोक गहलोत सरकार में, उसके भी पेपर लीक हुआ करते थे। अब देखिए बात यह भी हो रही है कि कर्मचारी चयन बोर्ड में बीएल जटावत को वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनाकर गई और अशोक गहलोत सरकार में तब तक ये काम करते रहे जब तक हंगामा नहीं मचा, और उसके बाद भी हरिप्रसाद शर्मा बने। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ओमआर सीट को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं भर्ती परीक्षाओं में कि ओमआर सीट केवल खाली छोड़कर बदली ही नहीं जा रही थी, बल्कि कंप्यूटर पर सीधे ही नंबर चढ़ा दिया जा रहा था बिना लिखे हुए भी। आप समझिए क्या क्या खेल चल रहा है। अगर बीएल जटावत, हरिप्रसाद शर्मा, इन सब को बुलाकर पूछताछ की जाए तो फिर इनको बनाने वालों पर भी पूछताछ की जाए। जैसे अशोक गहलोत ने आरपीएससी का चेयरमैन और सदस्य बनाया और कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को बुलाकर पूछताछ करने का यह समय है। क्या इन भर्तियों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है? जब सीधे आप नियुक्ति करते हो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को, तो फिर जिम्मेदार कौन है? आप ही हो। तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? 5 सालों में एक भी क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति राजस्थान में नौकरी पाया है? लोग कह रहे हैं कि अब इतना ज्यादा नंबर क्यों आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान के छात्र छात्राओं ने इतनी पढ़ाई कर ली कि अच्छे ढंग से पढ़कर भी वो पास नहीं हो पा रहे थे, अब पढ़ाई की प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं, इसलिए इस परीक्षाओं में अच्छे नंबर आ रहे हैं और 90-92 के आसपास आ रहे हैं। मगर यह अच्छी बात है कि पेपर लीक की घटनाएं बंद हुई है, पर पुरानी पेपर लीक के घटनाओं की जांच होनी चाहिए। वीके सिंह छोड़कर गए हैं 2-3 जिलों की जांच, बाड़मेर, जालोर, सिरोही की रीट परीक्षा में, और इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लाइब्रेरियन की भी परीक्षा है। इनमें जो सरगना है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये किस नेता से जुड़े हुए हैं इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। जैसे देखिए एक अच्छी बात लगी कि जल जीवन मिशन घोटाला में कहा गया कि बांसुर से आने वाले बीजेपी विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई का नाम भी है। अच्छी बात है, उन्हें हटाया गया और उन पर कार्रवाई की गई, जांच के आदेश दिए गए। ये न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। मगर अभी भी राजस्थान के बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जांच तेजी से हो, जो नहीं हो पा रही है। संसाधन भजनलाल सरकार को और देने चाहिए। अब इस तरह की बातें जब सामने होती है तो दिल दुखता है। तो मैं अशोक गहलोत के ऊपर सवाल उठाता हूं तो लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत को के खिलाफ हमेशा क्यों बोलते हो आप? 5 साल में जिसने पूरी पढ़ाई व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, उनके पक्ष में क्या बोला जाए? यही तो नौजवान अच्छी नौकरी पाकर भविष्य संवारते, जब गंदे लोग ही इसमें शामिल हुए हैं। पता नहीं आरएस 2018 की जांच कभी भजनलाल शर्मा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, कई मजबूरियां होती हैं। मगर फिर भी लौटते हैं सियासी खबरों की तरफ। भजनलाल शर्मा कल से प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन से अपने 5 दिन का जश्न शुरू कर रहे हैं, 2 साल पूरा करने को लेकर। और कहा जा रहा है कि मंत्रियों को भी बुलाए थे, विधायकों को भी बुलाए थे। उसमें से मंत्रियों को कहा गया था कि विधायकों को खाना खिलाएं। कहा गया कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खाना नहीं खिलाया, उसको लेकर नाराजगी रही। कहा गया मदन दिलावर ने प्रसाद खिलाकर भेज दिया। तो इस तरह की बातें कही जा रही है कि बैठकों में शिकायतें की विधायकों ने,
मंत्रियों की, फिर मंत्रियों के क्लास लिए भजनलाल शर्मा ने। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितना नहीं, मगर एक बात तो सच है कि अशोक गहलोत 2 रुपए खर्च करके 4 रुपए का प्रचार कर डालते थे और भजनलाल शर्मा 2 रुपए खर्च करके 0 पैसे का भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। इसकी वजह है कि अशोक गहलोत बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति हैं, भजनलाल शर्मा उनके आगे कहीं टिकते नहीं है और उनका एक बड़ा लंबा समय रहा है और मीडिया में उनकी पकड़ बेहद जबरदस्त थी। आज भी बड़े बड़े घोटाले जब सामने आते हैं तो उसमें यह कहीं नहीं लिखा जाता कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान ही घोटाला हुआ था। पैरेलल कई जिलों में बिजली का एक ऑफिस बन गया था जहां पर अलग से बिजली अवैध रूप से देकर जेईएन एक्सीएन पैसे कमाते थे। मतलब हर तरह का भ्रष्टाचार खुला हुआ था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। अब भजनलाल शर्मा के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अपने परसेप्शन को ठीक करने के लिए क्या करें। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जनता चाहती है भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। क्या अगर होगा तो वाकई में मंत्रियों की सूची तैयार की जा रही है, किस किस मामले की कहां कहां जांच हो जाए। क्या वाकई में गहलोत सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ जांच जारी है। कहा जा रहा है कि ये जो खबर आई है, ये खबर कोई अनायास नहीं आई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से मीटिंग के दौरान यह तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था भ्रष्टाचार की जांच की, उस जांच पर आगे बढ़िए और हर विभाग से फाइल मंगाई जा रही है कि किन किन मंत्रियों ने कहां कहां कैसे कैसे घोटाला किया है। ये शांति धारीवाल को क्लीन चिट जो दी गई थी उसे वापस लिया गया है, उसी श्रेणी में लिया गया है। अगला नंबर शांति धारीवाल का होगा। शांति धारीवाल पर भी नकेल कसनी जा रही है। इसके अलावा जो कई लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, उनके लिए भी मामले तैयार करने के लिए विभागों को बोल दिया गया है। अब पता नहीं क्या है इसमें सच्चाई क्या नहीं है, मगर भजनलाल शर्मा एक तरह से अपनी इमेज खड़ा करना चाहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। पर आज बीजेपी दफ्तर में सुनवाई हो रही थी और सुनवाई में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ओटाराम देवासी थे। किरोड़ीलाल मीणा का मिजाज ऐसा है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई वहां पर केवल हो रही थी, वो बाहर निकले और कुर्सी लगाकर बैठ गए और जो जनता आई थी उनकी भी सुनवाई किए बाहर में। वो सेट फॉर्मेट में बाबा मानते नहीं हैं और ये अंदर की सुनवाई का दृश्य है जहां पर कई लोग सोशल मीडिया पर ये विरोध जता रहे हैं कि तरीका सही नहीं है। मुझे याद आता है कि कांग्रेस दफ्तर में जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई तो यही बीजेपी सवाल उठाया करती थी कि जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो सकती, जनता भी तो कार्यकर्ता हो सकती है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है और ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सुनवाई कर रहे हैं। देखिए फोन पर ही बातचीत अधिकारियों से कर रहे हैं, कान में जो इनके पीए हैं वो फोन लगाकर दे रहे हैं और फिर हाथों हाथ सुनवाई हो रही है। ओटाराम देवासी और किरोड़ीलाल मीणा यहां पर बैठे हुए हैं। उसके बाद बाबा आए और बाहर कुर्सी लगा के लॉन में बैठ गए और जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे उनकी भी सुनवाई मीडिया पर ही की। ये बाबा का एक तरीका है। मैंने कल अशोक गहलोत सरकार के जो 2 मंत्री थे और भजनलाल सरकार के जो 2 मंत्री थे सुनवाई में पहुंचे थे, उनकी तुलना की थी मैं, और आज मैं तुलना कर रहा हूं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और लालचंद कटारिया की। लालचंद कटारिया और किरोड़ीलाल मीणा में अगर तुलना करें तो किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री बनने के बाद लोग जाने कि कृषि मंत्रालय भी कुछ होता है। जिस तरह से नकली खाद के 13 कारखानों को उखाड़ फेंका जो लालचंद कटारिया के कार्यकाल में खुले थे, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में लाइसेंस पाकर नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड बन रहे थे, वो सब किरोड़ीलाल मीणा ने खत्म किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तुलनात्मक रूप से लालचंद कटारिया से ज्यादा बेहतर कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो न केवल भ्रष्टाचार को बंद किए हैं विभाग में, बल्कि विभाग में अगर आधी रात को राहुल कसवा के लिए दफ्तर खोल के मीटिंग करते हैं 2022-23 के बीमा के लिए, या फिर जिस तरह से बीमा कंपनियां भाग लेती थी उसे पारदर्शी बनाने में लगे हुए हैं, खाद की किल्लत हुई तो रोज मॉनिटरिंग करने लगे,
ये एक्टिव मिनिस्टर अगर तुलना करें तो लालचंद कटारिया से ज्यादा बेहतर मंत्री हैं ये। दूसरे हैं गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी। अब ओटाराम देवासी की तुलना करें अगर गाय विभाग के मंत्रालय था, अंतर से चुनाव भी जीतने वाले प्रमोद जैन भाया के पास, दोनों से तुलना करें तो उस समय अगर आप देखेंगे तो जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों में कागजों पर सैकड़ों गौशालाएं खुल गई थी, अनुदान मिल रहा था। उस लिहाज से भी देखें तो भ्रष्टाचार गौशाला के नाम पर वहां पर ज्यादा हो रहा था। खान विभाग था प्रमोद जैन भाया के पास और अभी है भजनलाल शर्मा के पास। अगर तुलना करें तो उस समय की स्थिति ये थी खान विभाग में कि आधी रात को खान माफिया किसी क्लब में बैठकर शराब पी रहा हो और उसका मन करे किसी आईएएस का ट्रांसफर करा दे विभाग से, तो आधी रात को दफ्तर खुलवा कर वो आदेश निकलवा देता था। खान विभाग के मंत्री और अधिकारी की जरूरत नहीं थी। इस तरह से मनमर्जी से खान विभाग चल रहा है। 5 सालों के अगर खान विभाग के कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्या ऐसे भी सरकार चली है? मगर ऐसे ही सरकार चली है 5 साल में। खान विभाग की हालत थे, वहां कम से कम कोई राम राज्य नहीं आ गया है खान विभाग में, मगर फिर भी एक बड़ा कंट्रोल हुआ है टी रविकांत की अगुवाई में और लगातार यह कंट्रोल जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है एसआईआर की रैली की तैयारी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा अपना कद जरूर बढ़ाना चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर लेके जाएं और किस तरह से लोगों को मोटिवेट करें। देखिए एसआईआर, मैं बिहार भी गया और राजस्थान में भी घूम रहा हूं। एसआईआर लोगों के अंदर एक मुद्दा नहीं है। जब लोग किसी मुद्दे से जुड़े नहीं होते हैं तो आप किसी व्यक्ति के होकर किसी रैली में जाते हो, ना कि उस मुद्दे से जुड़कर जाते हो। ये एक बड़ी समस्या रहेगी। भीड़ के लिहाज से भले ही लोग चले जाएं, जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भीड़ लेकर चले जाएं, मगर क्या वाकई कांग्रेस के नेताओं के लिए आत्मचिंतन की बात है कि एसआईआर से आम जनता जुड़ी हुई है, उस पीड़ा से गुजर रही है, जो अपने आप उन्हें मन करे कि हम दिल्ली चलें राहुल गांधी को सुनने के लिए। मगर चूंकि कांग्रेस ने प्लान किया है, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा की बड़ी जिम्मेदारी है। कल शाम को आ भी रहे हैं संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास पैसे की कमी है और लिहाजा वो चाहेंगे कि स्टेट से ज्यादा खर्च हो। अब कैसे कैसे जाए पता नहीं। मरेगा एक और संकट आ गया है, जब से प्रदूषण का मामला निकला है, गुड़गांव में ही बसों में और गाड़ियों में चालान काटने लग रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही है और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ प्रदूषण का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कांग्रेसियों के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, कहीं गाड़ी न रुक जाए। इसके लिए प्रदूषण का सर्टिफिकेट देखकर ही गाड़ी लेकर जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर प्रदूषण तो कांग्रेस में पहले से फैला हुआ है। अब देखिए जिस तरह से पंजाब में झगड़ा चल रहा है, पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी मीलों आगे निकल चुकी है, मगर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर वहां भी झगड़ा है। नवजोत सिद्धू की पत्नी जो है, और वो नवजोत सिद्धू को पार्टी के मुख्य धारा में वापस नहीं लाने से ही नाराज होगी। ऐसी नाराज हुई तो उन्होंने कह दिया कि 500 करोड़ रुपया हो गए तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर उसके बाद जो उन्होंने कहा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा हम नोटिस भेजेंगे, और सुखजिंदर सिंह रंधावा पर जो उन्होंने आरोप लगाया बेहद गंभीर आरोप है। क्या ये सपोर्ट करता है कि नहीं? अरे उसके एरिया में जाके लोग बता देंगे क्या कर रहा है। और मेरे पास वो बाइक्स है वहां की, राजस्थान के लोगों की, जहां के बेच क्या है, उसके सामने दे जवाब। इसकी बीवी क्यों हारी? ये जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। नवजोत सिद्धू के लिए इसने पार्टी हमारे को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर किया कि नहीं किया? मैं मजीठिया से बयान दबा दूंगी कि किस किस लोगों के तूने मेरे काउंसलर्स उठाए, किस किस को पैसे दिए, तब हम लिस्ट ले जाना। आपने अभी गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए नवजोत सिद्धू को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर कर रहे, काउंसलर उठाए तो ठीक है, पंजाब की राजनीति की है, मगर कह रही है कि राजस्थान में भी टिकट बेचा गया लोकसभा चुनाव में। अब देखिए ये गाहे बगाहे ये बात आते रहती है, क्योंकि मेवाड़ के एक लोकसभा क्षेत्र में
एक कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव प्रचार के कुछ दिनों बाद बीजेपी के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे अगर 3 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम बैठ जाएंगे। बीजेपी कहती है कि आप तो चुनाव लड़ो, हम आपको एक पैसे भी नहीं देंगे। अब 3 करोड़ कैसे? 2 करोड़ टिकट कह दिए हैं, 1 करोड़ चुनाव प्रचार में खत्म हो गए हैं। अब ये बात उस समय आई थी। ठीक उसी तरह से अभी जब जिला अध्यक्ष बनाने के लिए झगड़ा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय पैसे का आदान प्रदान हुआ था कुछ जिला अध्यक्षों को चुनाव लड़ाने को लेकर। अब उस समय टिकट नहीं मिल पाया, किन्हीं वजह से विवाद कुछ हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है क्योंकि डिलीवरी हो चुकी थी। अब इस तरह की बातें देखिए राजनीति में चलती रहती, आरोप लगते रहते हैं, मगर चूंकि ये आरोप प्रभारी पर लगे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा पर, लिहाजा ये बेहद गंभीर आरोप हैं। और चुनाव के समय ये बात आई थी कि ऐसे कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारे जा रहे हैं, पर चुनाव में कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। हालांकि आरोप तो बीजेपी में भी टिकट बेचने के लगते हैं और खुद कुछ नेताओं ने उस समय भी लगाया था। राजनीतिक पार्टियों में ये आरोप नए नहीं है, मगर चूंकि ये कांग्रेस के एक नेता हैं और एक राज्य के प्रभारी के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं, इसलिए मैंने बताया। उधर गोविंद सिंह डोटासरा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी कांग्रेस के मीटिंग को भी संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के लिए आदिवासी इलाका कितना महत्वपूर्ण है और वाकई में कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत बनना है तो आदिवासी अंचल में मजबूत बनना होगा, जहां राजकुमार राउत ने कांग्रेस के पैरों के नीचे से दरी छीन ली है। ये दृश्य है जब वो गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे थे आदिवासी कांग्रेस के नेताओं को और समझा रहे थे कि पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका। उस इलाके में लगातार कांग्रेस जो है सक्रियता दिखा रही है। गणेश घोगड़ा भी मनरेगा को लेकर भी बड़ा आंदोलन किए थे। कांग्रेस को लगता है कि स्थानीय स्तर पर आंदोलन करके लोगों से की मुद्दों से जुड़कर हम अपने वोट बैंक को वापस पा सकते हैं। पर दूसरी तरफ एक और आदिवासी नेता हैं, नरेश मीणा। नरेश मीणा ने हलचल मचा रखी है। अब देखिए, खारिज कर सकते हैं आप अंता उपचुनाव में हारने के बाद, मगर कोई निर्दलीय अगर बीजेपी के कैंडिडेट के बराबर वोट लेकर आता है और आप बीजेपी के कोर वोट की वजह से चुनाव जीत जाते हो तो ये तात्कालिक खुशी हो सकती है, मगर लंबे समय में नुकसान देने वाला होगा। आज कटकर कला में, जहां पर भगत सिंह का गांव है, नरेश मीणा गए थे के गांव, और अभी हम भगत सिंह जी के पैतृक निवास, भगत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में, वहां एक गांव है, लेकिन उनका पूरा जीवन, पूरा बचपन इसी घर में बीता है। उन्होंने जो भी क्रांतिकारी कदम उठाए उसकी कर्म भूमि, उसका ये पवित्र स्थान जहां हम अभी है, ये वही पवित्र स्थान है। मेरे साथ में तो ये नरेश मीणा अपने छोटी सी भीड़ को लेकर भगत सिंह सेना का गठन आज कर दिए हैं भगत सिंह के गांव में जाकर, और उनका मानना है कि छोटी सेना जो है एक दिन बड़ा कमाल करेगी और आदिवासी अंचल में बाकी जातियों के वोट को जोड़कर हम एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय करेंगे जो मजबूत होगी और बड़े दलों को मजबूर करेगी। अब यह भी देखना एक दिलचस्प किस्सा होगा। पर उधर हनुमान बेनीवाल झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब सब लोग वंदे मातरम पर डिबेट कर रहे थे तो हनुमान बेनीवाल ने ऐसी खबर लोकसभा में दी जिसे लेकर देश भर में हंगामा हो गया कि गोवा में नाइट क्लब का जो मालिक है, इंडिगो की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है, मगर वो इंडिगो के फ्लाइट से ही थाईलैंड भाग गया और उसके बाद इतना हंगामा मचा कि अब वो गिरफ्तार करके बैंकॉक से भारत लाया जा रहा है, लूथरा ब्रदर्स। तो कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल जो है
केवल राजस्थान में ही प्रभावी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे को भी उठाते हैं तो उसकी धमक जो है देश भर में जाती है। इंडिगो की फ्लाइट है रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होती। ये इनके बोलते ही देश भर में हंगामा मचा, सारी एएनआई, पीटीआई जितनी एजेंसियां थी सब हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू लेने चले गए और आज खबर आई जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स को वापस गिरफ्तार करके भारत लाया जा रहा है। तो ये खबर का असर जो है, जो पत्रकार कहते हैं, वो हनुमान बेनीवाल के भी खबर का असर हुआ है। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है कि अकेला व्यक्ति भी, अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि लगातार जो है आंदोलनों का सिलसिला जारी है। छोटे छोटे स्तर पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह से दिखाई दे रहा था जहां पर गुढ़ा मलानी में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और ये किसानों की समस्याओं को लेकर आरएलपी के जो नेता हैं थान सिंह, वो निकाल रहे हैं और बाड़मेर की तरफ कूच किए हुए हैं। आरएलपी बाड़मेर में अपना जनाधार मजबूत करने में लगी है, उम्मेदाराम बेनीवाल के जाने के बावजूद भी। इसके अलावा भी मैं देख रहा था मनीष मिर्धा जो है वो नागौर में किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं और इसी तरह से ये बांदीकुई में गुजर समुदाय के लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं धरने पर। जो इनके गांवों को पंचायत से दूर जोड़ दिया गया है, उसे लेकर कई दिनों से धरना कर दे रहे हैं। सरकार को इस ठंड में इस तरह से धरना देते हुए बांदीकुई के बुजुर्गों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं। बड़ियाल कला गांव को पंचायत से दूर कर दिया गया है, जिससे लेकर ये छोटे छोटे प्रदर्शन हैं, मगर इन प्रदर्शनों पर अगर सरकार ध्यान दे तो जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। बड़े राहत देना तो अलग बात होती है, सरकार का एजेंडा भी होता है, मगर छोटे छोटे प्रदर्शनों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जहां पर लोग लगे हुए हैं अपने तरीके से सरकार को जगाने में, मनाने में। अब देखिए भजनलाल शर्मा जो है वो सचिवालय में जाते हैं, 181 जो नंबर है वहां पर कॉल करते हैं। कोई कहा कि नाले की सफाई नहीं हुई तो उसके नाले की सफाई हो गई। किसी ने कहा सड़क के अंदर बीचों बीच पोल लगा हुआ है बिजली का, तो पोल हट गया। ये अच्छी बातें हैं देखिए कि मुख्यमंत्री जाते हैं और 181 पर बात करते हैं, समस्या का समाधान होता है, मगर क्या वाकई समस्या का समाधान हेल्पलाइन नंबर पर हो रहा है? पता नहीं। इस तरह से अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री एक दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन जरूर सचिवालय में ही, ये सेंटर है, कॉल सेंटर है, सचिवालय में ही चले जाएं मुख्यमंत्री और आधे घंटे के लिए कभी कभी बैठ जाया करें, तो आम आदमी के मुख्यमंत्री की समस्या सुन लेगा। तो फिर यह भी एक अच्छी पहल होगी मुख्यमंत्री के स्तर पर। ये जो उन्होंने किया है ये जारी रहना चाहिए, इससे जनता में आपके प्रति विश्वास बहाली होती है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।